हमारे एक सर कहते थे जब हम बिजनेस में आए थे कि जितनी लंबी होगी नमस्कार उतनी बड़ी आएगी आहार। तो नमस्कार में कभी भी कंजूसी नहीं करनी। एक बार फिर से कर लें। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय आरसीएम, जय किशोर, जय किशोर। हम सबका चार्ज यूपी चार्ज। थैंक यू वेरी मच। और सर ने संकेत कर दिया है कि 30 मिनट मेरे पास हैं। मैं प्रयास करूंगा कि 25 मिनट में आप लोगों को फ्री करूं, क्योंकि मीटिंग लेट चल रही है। और सर ने बड़े अच्छे से मैसेज दिया ही था कि हमें समय का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सब लोग समय से आए होते तो मैं भी समय से था, बाकी लोग भी कुछ समय से थे, हम अधिक बात कर पाते, अधिक लोगों को सुन पाते। अभी जो बातें नीलम जी ने उनको फास्ट कहा है, अगर एक दो प्रोडक्ट की जानकारी देती तो बहुत सारी बहनों का फायदा हो सकता है। हम समय निकालते ही हैं, तो इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम जब तय हो गया कि वहाँ जाना है तो उस दिन थोड़े कार्यों को आगे पीछे करके समय पर पहुँचें और समय से वहाँ से वापस आए। मुझे लगता है आगे से हम सब इस बात का ध्यान रखेंगे। थैंक यू। देखिए परिचय से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मामचंद शर्मा, अभी यमुना विहार में रहता हूँ। बेसिकली बुलंदशहर यूपी से बिलोंग करता हूँ और इस खूबसूरत से सिस्टम को पिछले कुछ समय से सीख रहा हूँ। 1999 से मेडिकल की प्रैक्टिस में हूँ, होम्योपैथ में डॉक्टर हूँ। प्रैक्टिस करते हुए ये बिजनेस मेरे जीवन में आया और ये जो व्यवस्था है ये सबके जीवन में किसी न किसी के माध्यम से आती है। मेरे जीवन में भी किसी के माध्यम से आई, तो आपके जीवन में भी किसी के माध्यम से आई होगी। उस माध्यम के लिए एक बार जोरदार ताली हो। आज उस परमपिता परमात्मा और माता पिता के बाद हृदय से अगर मैं किसी व्यक्ति का सम्मान करता हूं तो उसी व्यक्ति का करता हूं जिसने मुझे ये बिजनेस दिया। और इस धरती की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसी भी व्यवस्था को बगैर सीखे किया जा सकता है क्या? सीखना पड़ता। तो इस व्यवस्था को मैं जिनके माध्यम से सीखता हूँ, जिनका मुझे पद पद पे मार्गदर्शन मिलता है, सहयोग मिलता है, ऐसे श्री प्रेमपाल जी, और इस सिस्टम के माध्यम से अनेकों गुरु, वैष्णव योगेश जी, आरपी गिरी जी साथ में, और अनेकों सीनियर साथी हमारे सीनियर्स में जलालुद्दीन जी, पीके सिंह जी, जेके जैन साहब, केसी सर, और गुरुओं के गुरु जो इस सिस्टम के जनक हैं। वास्तव में जो किसी व्यवस्था का जनक होता है, जिसके दिमाग में वो चीज चलती है, बनती है, उससे बेहतरीन उसको सिखाने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। और जो हमें सिखाते हैं इस व्यवस्था के जनक श्रीमान DC छावला, ऐसे सभी गुरुओं के मैं 5 मिनट में अपने विषय में थोड़ी चर्चा करूंगा। मैं बेसिकली बुलंदशहर के एक छोटा सा गांव है सीखी, वहाँ का रहने वाला हूँ। और एक मध्यम नहीं कहूँगा मैं, मध्यम से निचले परिवार में मैं जन्मा। 4 भाइयों में मैं तीसरे नंबर का, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बाद वाले की हो जाती है, और तीसरे को तो फिर फालतू मान लिया जाता है। और थोड़ी बहुत हो भी सकती थी तो मेरे बाद एक और भाई आ गया, तो वो भी, यानी घर में भी कोई मेरा बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था। लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से मैंने गांव में, घर में अपने महत्व को अपने बड़े भाई से और अपने छोटे भाई से ज़्यादा दिया। चार भाइयों में कोई बहन नहीं थी। मेरी माँ को मैंने कभी बहन की कमी महसूस नहीं होती, और पिता को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि ये तीसरे नंबर का है। हमेशा उन्हें ऐसा एहसास कराया कि मेरा सबसे बड़ा बेटा है। जिस गांव में
मेरे को अनेकों नामों से बुलाया जाता था ड्यू टू मेरी मेहनत, मेरा काम। उस गांव में मेरे बैच का कोई बच्चा पढ़ाई में मेरे से आगे नहीं निकलता। मैं जिस स्टैंडर्ड में भी रहा, जिस स्तर पे भी मैं रहा, मैंने अपने गांव में अपनी क्लास में या तो प्रथम स्थान पाया, या कभी कभी अगर घर में ज़्यादा बर्डन आ गया तो द्वितीय स्थान पाया। इसके नीचे मेरा स्थान कभी गया है। ऐसे माहौल से एक सपना संजोया था। मम्मी के साथ ननिहाल में जाते थे तो मामा जी डॉक्टर थे, तो बस मन में यही आता था कि डॉक्टर बनना है। लेकिन जहाँ गांव में रहते थे तो वहाँ आसपास किसी 9th क्लास में साइंस साइड नहीं थी, और मेडिकल में जाने के लिए साइंस साइड मैंडेटरी पता चल चुका था। तो तय किया कि मामा जी के यहाँ जाके पढ़ेंगे, और चूंकि फालतू तो थे तो घर वालों को भी भेजने में कोई समस्या नहीं थी। और मामा जी को कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो नौकर तो हो लेकिन उसका नाम नौकर ना हो, वो बाकी सब में नौकर हो। तो मैं उनके लिए एकदम सफिशिएंट था, बहुत एक उपयुक्त व्यक्ति था जिसको केवल इशारे की जरूरत होती थी। तो उनका क्लिनिक मॉर्निंग में खोल के आना, उनके कपड़े लेके जाने होते थे, वो इस्त्री करा के लाने होते थे, और वो एक बहुत अच्छी सुंदर सी भैंस रखते थे दूध पीने के लिए। तो उसकी सारी व्यवस्था वो मैं संभालता था। परमात्मा की कृपा से गांव में छोड़ के गया था, आगे भी मुझे मिल गई वैसी व्यवस्था, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी पढ़ाई शुरू की, और जैसा उनको व्यक्ति चाहिए था, शायद उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि एक नौकर चाहिए लेकिन उसका नाम नौकर ना हो, लेकिन मैंने उनके बीच में रह के उनके बच्चों से ज़्यादा उनसे इज्जत और प्यार पाया। और इस सबका कारण एक ही था कि मैं जहाँ पे रहता था, जिस काम को करता था उसे अपना मान के करता था, उस घर को अपना मानता था, उस काम को अपना मानता था, इसलिए मुझे भी कोई पराया मान सकता नहीं, क्योंकि आप जैसा डालेंगे वैसा आपको सामने से मिलेगा। और वहाँ से मैंने 12th किया बायो से। उसके बाद दिल्ली आना हुआ, मेरठ कॉलेज, मेरठ में BSc में नंबर आ गए, लेकिन नहीं एक धुन सवार थी कि मेडिकल में जाना है। आके यहाँ ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, अपनी पढ़ाई शुरू की। एक दोस्त ने कहा भाई कोचिंग लगा लो, तुम ठीक हो, थोड़ा सा 1-2 महीने कोचिंग कर लोगे तो निकल जाओगे मेडिकल। हमने कहा पैसे नहीं है भाई, और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं अपने आप तैयारी कर लेंगे। और उन दिनों CPMT का एग्ज़ाम होता, आज जो नीट जिसको बोलते हैं, पहले वो यूपी में CPMT होता था, ऑल इंडिया बेस पे एम्स के नाम से ऑल इंडिया की एडमिशन ले लिया और पढ़ाई शुरू कर। घर से कोई पैसा नहीं लिया, ट्यूशन पढ़ाने, रात को पढ़ाई करनी, शाम को ट्यूशन पढ़ाने, सुबह ट्यूशन पढ़ाने। बहुत बार मैंने मच्छरदानी के अंदर लैंप जला के पूरी रात अपना होमवर्क किया है, क्योंकि सुबह में 7 से 9 ट्यूशन पढ़ाता था, 9 बजे कॉलेज जाता था, कॉलेज से 4 बजे आके रात को 11 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था, तो होमवर्क करने का समय नहीं। तो बहुत बार मैंने रातों को जग के अपने होमवर्क को किया, क्योंकि क्लास में पहले और दूसरे स्थान के बाद अपने को स्थान चाहिए नहीं था। वहाँ पे भी मैंने मेंटेन किया, और इस मेहनत से मैं होम्योपैथ बना, डॉक्टर बना, वो सपना पूरा हुआ। प्रैक्टिस शुरू हुई, और प्रैक्टिस शुरू ऐसे नहीं हुई कि ऐसे ही बैठ गए और काम चल रहा है। मैंने एक दिन में 100 से लेके 120-25 मरीज डेली देखे। मुझे अच्छे से ध्यान है, शादी का सिलसिला शुरू हुआ तो वहीं कोई मेरे अपने पेशेंट थे, वो किसी को लेके आए। मडावली एक जगह है, ये लक्ष्मी नगर के बैक साइड में, तो वो उन्होंने बताया होगा, तो हमारे ससुर साहब हैं हो ही गए, तो वो देखने आए सास ससुर दोनों, और वो मरीजों की लाइन में बैठ गए। तो उनका लगभग 2-2.5 घंटे बाद नंबर आया। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे, कहाँ से? बोले कि हम तो वहाँ से आए, बड़ा नाम सुना, तो इसलिए ये समस्या हो रही है। मैंने बोला कि इतनी दूर से कोई मैं ऐसा बड़ा डॉक्टर तो हूँ नहीं, हाँ आसपास में तो लोग आते हैं, ठीक है, आप इतनी दूर से क्यों चल गए? बोले जी बस किसी के द्वारा सुना और हम आ गए। बाद में पता चला कि वो इस वजह से आए थे। तो ना करने का तो मतलब ही नहीं था, क्योंकि जहाँ इस तरह का काम हो और वो सारी चीज़ हो तो फिर ना नहीं हो।
यानी ऐसी प्रैक्टिस। तो मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था। मेरी जो बचपन की मेहनत थी वो मेरे काम आ रही थी और परमात्मा का आशीर्वाद मुझे मिल रहा था। लेकिन मन में एक जिज्ञासा थी। मेरा जो उद्देश्य है जीवन का, वो इस जीवन में इस समाज और देश के लिए कुछ बड़ा करते हैं। जब प्रैक्टिस हो गई 2, 3, 4 साल, पैसा भी अच्छा कमा रहे थे, शादी भी हो गई और जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था। सुबह क्लिनिक पे 4 घंटे आते थे, दिन में 3-4 घंटे रेस्ट करते थे, फिर शाम को क्लिनिक आए और सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन मन में एक अंदर से कुछ कहीं मेरे मतलब एक रस्साकसी चल रही है। यार तू इसके लिए पैदा नहीं हुआ, ये कुएं की मेंढक वाली जिंदगी ये तू नहीं जी सकती, इससे तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर किस माध्यम से निकले? तो ध्यान में आया कि एक LIC की एजेंसी ले लेते हैं, उसके माध्यम से लोगों से मिलना रहेगा। LIC की एजेंसी ले ली, 4 घंटे मुझे दिन में मिलते थे। मैंने उन 4 घंटों को इस्तेमाल करना शुरू किया और उसमें एक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जिसको अपलाइन बोलते हैं, उसको मैंने फॉलो करना शुरू किया और पहले 1 साल में ब्रांच में टॉप पे नाम मिला है, क्योंकि मैंने अपलाइन को पूरा फॉलो किया। लेकिन 1-1.5 साल में पता चला कि अपलाइन ने मेरे जो नॉलेज है उसका दुरुपयोग कर लिया, मुझसे वो काम करवा लिया जो मेरे एथिक्स के साथ मैच नहीं करता, मुझसे कुछ झूठ सच बोलवा के कुछ ऐसे काम करवा लिए जो मेरे एथिक्स के साथ मैच नहीं करते। वो समझने में मुझे 1 से 1.5 वर्ष लगा और उसके बाद मैंने काम पकड़ लिया, काम करूँगा लेकिन अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं। मैं झूठ बोल के कोई काम नहीं कर सकता। बाद में वो नाराज रहने लगे, लेकिन मन में फिर वही रहा कि नहीं, ये भी वो काम नहीं है जिसके माध्यम से मैं कुछ बड़ा कर सकता। तो इन्हीं के माध्यम से पता चला कि एक MLM है जिसको MBA बोलते हैं। तो मीटिंग में लेके गए हमें, वहाँ पूरा बढ़िया, जानते ही आप लोग किस तरह की मीटिंग सेमिनार होते हैं। तो हमें लगा कि हाँ ये, पर जब उसके प्रोडक्ट के बारे में सुना, ज्वाइनिंग के बारे में सुना, तो हमने कहा ये हमारे बस की बात नहीं, हो तो सकता है लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर एक सज्जन ने बताया कि नहीं, अच्छा ये बस की नहीं है, तो एक कंपनी है नारायणा के अंदर, उसका ऑफिस है, उसका नाम है FLP और वो एलोवेरा बेचते हैं। तो वहाँ भी गए, जाके देखा तो समझ नहीं आया कि यार खाली एलोवेरा से क्या होगा, ये लोगों तक जाने का तो माध्यम नहीं हो सकता। फिर और कई कंपनियों के सेमिनार मीटिंग्स देखे, पर मैं परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ। एक दिन क्लिनिक में बढ़ाने का समय हो रहा था, दोपहर का समय था, मैं अपना वो रुपये पैसे हिसाब पे करके और जाने का मामला था, तभी 2 लोग आते हैं, बोले डॉक्टर साहब हैं क्या? मैंने कहा हाँ जी। बोले जी आपके आधा घंटा चाहिए। धर्मेंद्र मान को जानते हैं जी? धर्मेंद्र मान, उनके साथ एक दिल्ली पुलिस के साथी थे, शैलेंद्र नाम था उनका, वो दोनों आए थे मेरे पास। उन्होंने बैठ के मुझे बताया कोई सेमिनार नहीं, कोई मीटिंग नहीं, मैंने उनको बोला मैं करूँगा इससे, और मैंने वहीं हाथ के हाथ ज्वाइन किया। उनको पैसे थे, पैसे दे, उन्होंने मुझे 3 पैंट 3 शर्ट का कपड़ा दे दिया और उनके साथ में दिल से लगा। गाँव तक इधर उधर जहाँ तक जा सकता था 3-4 महीने बढ़िया काम किया, लेकिन 3-4 महीने में मैं ये नहीं समझ पाया कि मैं इसे करना कैसे शुरू करूँ। अभी मैं केवल उनको फॉलो कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो कहीं गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ। और जब शुरुआत में क्या होता है, जो हमें खटखटाते रहते हैं तो हम चलते रहते हैं, और मैं अपने कामों में ऑलरेडी व्यस्त था, वो गायब हो गए। मैंने एक स्कूल भी चलाया हुआ था 8वीं तक का, तो स्कूल चल रहा था, मैं स्कूल के पेपर बनवाने गंगा विहार जाता, एक प्रिंटर का काम करते हैं, अमित शर्मा करके उनका नाम है। मैंने उनकी दीवार पे बोर्ड लगा देखा, सर्टिफिकेट लगा देखा, रॉयल्टी अच्छी RCM ऊपर लिखा। मैंने कहा भाई आप RCM करते हो? कि जी हाँ करते हैं। यार हमें भी करना है, हमें तो कोई जोड़ के चला गया है और पता नहीं वो कहाँ है और क्या दोबारा से कर सकते हैं। तो नया आदमी को पता नहीं होता, ज़्यादा बोले हाँ रिजॉइनिंग हो जाएगी आप, वो सिस्टम क्या कैसे, वो सब आप सब सीनियर हो जाएंगे तो पता चलेगा। तो मेरा इतना इसके प्रति भाव था, उनके साथ जाके और एसोसिएट हुआ मैं दोबारा, और उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया इसको,
और ये व्यवस्था तो मुझे लगा कि ये व्यवस्था है जिसके माध्यम से मैं इस देश में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। 2009 में मैंने उनके साथ काम शुरू किया, 2010 में मेरी रॉयल्टी है। लेकिन किसी कारण से थोड़ा ब्रेक लगा। ब्रेक के बाद 2015 में मैंने काम शुरू किया, एक छोटा सा पीयूसी लिया, पीयूसी के साथ काम शुरू किया और तब से पार्ट टाइम लगातार सीख रहा था। और कोरोना काल के बाद फुल टाइम आरसीएम करता हूँ, फुल टाइम इसे जीता हूँ और करते हुए आज एक छोटा सा लेवल है, इसको स्टार प्लेटिनम बोलते हैं और टेक्निकल क्वालिफाई हो गया है। और इसको करते हुए और सीखते हुए स्कॉलरशिप के रूप में जो मेरे पास एक छोटा सा अमाउंट आया है 24 लाख प्लस इस समय में मेरे पास आ चुका है। तो करना चाहते हैं क्या? यस इस स्टोरी को सुनने के बाद लगता है कि करना चाहिए? यस कौन कौन चाहते हैं कि यहाँ आके अपनी स्टोरी सुनाने का मौका मिले? एक बार अपने लिए जोरदार था। अभी अपने बीच में देखिए नए की परिभाषा समझे। इस मीटिंग में पहली बार आने वाले नए नहीं है। नए की परिभाषा है जिनको आज यहाँ पे, मतलब मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, हमारे मित्र हैं वो बोलते हैं, जो यहाँ पे पधारे नहीं है उनको पधरवाया गया है, यानी उनको कोई लेके आया, उसको बोलते हैं नए। तो गेस्ट जिसको बोलते सबने बहुत सुंदर प्यारा सा नाम दिया। तो गेस्ट कितने साथी हमारे बीच में जो भी आरसीएम को बहुत ज़्यादा नहीं जानते, ज्वाइन नहीं है, पहली बार आए किसी से, वो हाथ बढ़ाए। एक बार इन मेहमानों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप लोगों के काम की बात शुरू से हो ही रही, प्लान की बात हुई, फिर पैसा आता है, कुछ साथियों ने अपने विषय में बताया, वो सारी जानकारी आपके बीच में आई। अब आप लोगों को कहीं ज्वाइन करने में सस्पेंस है क्या? जो नए साथी हैं, मैं केवल उनसे बात कर रहा हूँ भाई। आप अभी इतनी देर से सारी बातें सुन रहे हो, तो क्या इस सिस्टम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आपको या पड़ोसी को? आपको आना चाहिए। पीछे जो 2-3 बंधुओं ने हाथ खड़ा किया था, आपको क्या लगता है, क्या अब तक की बातों से ऐसा लगता है कि इस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं लगता है? देखिए क्या है कि आपको यहाँ लाया ही इसलिए गया है कि आपके मन में कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, आप उसे रख सकते हैं। अगर आपका क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट कि हमें ज्वाइन करना चाहिए तो आपको बधाई। और अगर लगता है कि नहीं, कोई बात अभी मन में है जो पूछनी है, तो आप वहीं से खड़े होकर पूछ सकते, तो बधाई के पात्र हैं आप। तो एक बार इसके लिए भी सब अधिक संख्या यहाँ पे सब ज्वाइन है जो वास्तव में इसे करना चाहते हैं। करना चाहते हैं? यस। कामयाब होना चाहते हैं? यस। तो निश्चित रूप से इसमें कामयाब होने के लिए हमें किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो हम लोग करते भी हैं। हम बहुत सारी मीटिंग लेते हैं, सेमिनार लेते हैं, किसी छावड़ा जी को सुबह सुनते हैं, दोपहर में एक प्रोग्राम आता है उसे सुनते हैं, 8 PM JR से भी सुनते हैं, रविंद्र जो अपने आरबी गिरी जी हैं इनको भी हम बहुत बार सुनते हैं, भाई साहब योगेश जी को कहीं कहीं सुनते हैं, नीलम जी को कहीं कहीं सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। फॉलो कितना करते हैं? कितना फॉलो करते हैं? हाथ डरते डरते खड़ा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना हम सुनते हैं उसका 10% भी हम फॉलो करते नहीं। आपको मैं चंद बातें बताऊंगा, उन्हें आप चाहे तो नोट कर लेना, चाहो तो ध्यान रख लेना, वो काम कर लेना। कामयाबी की गारंटी मेरी से लेके चल रहा है। लेकिन यदि वो काम नहीं करोगे तो दिन रात सेमिनार सुनो, ताउम्र सेमिनार सुनो, कुछ होने जाने वाला नहीं। बाद में जाके पता चलेगा, वो एक शेर है गालिब का कि रात दिन गालिब में यही गलती करता रहा, कभी उसको क्लियर करेंगे अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ। रात दिन गालिब में यही गलती करता रहा,
धूल चेहरे पे जमी थी, आईना साफ करता रहा। ठीक है क्या? यस। यानी लास्ट में क्या समझ आएगा कि बहुत सेमिनार अटेंड किए, बाहर बहुत कुछ खोजा, लेकिन जो पास था उसे तो अप्लाई नहीं किया, और जब उसे अप्लाई नहीं किया तो कामयाब हो सकते हैं क्या? नो। बहुत सारा ज्ञान है और बहुत सारा ज्ञान हम जुटा रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं, वीडियोज भी देख रहे हैं, सेमिनार्स भी ले रहे हैं, और उसे अप्लाई नहीं कर रहे, तो क्या कभी कामयाब हो सकते हैं? बच्चा केवल पढ़ता रहे और परीक्षा में कुछ लिख के ना आए, पास हो जाएगा क्या? नहीं। तो कुछ चंद बातें की जाए आपस में। यस। तैयार हैं आप लोग? यस। बहुत शानदार। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं और बाद में एक फार्मूला दूंगा, उसके बाद मीटिंग का समापन। अभी हम लोग सब पार्ट टाइम करते हैं क्या, या कोई फुल टाइम भी है? पार्ट टाइम करते हैं सभी? राइट। देखिए, आप लोग जानते हैं कि एक होता है पार्ट टाइम और एक होता है सम टाइम। मैं इन दोनों से मिलता हूं। कुछ होते हैं पार्ट टाइमर, कुछ होते हैं सम टाइमर, हैं? तो कितनों को पता है कि ये दोनों के विषय में हमें जानकारी है कि पार्ट टाइमर कौन होते हैं और सम टाइमर कौन होते हैं? कितनों को पता है? ये दोनों शब्दों का मीनिंग पता है? एक बार रेखा जी के लिए जोरदार तालियां, एक बार खड़े होकर बताइए। पार्ट टाइमर होते हैं जो रोजाना अपने टाइम से कुछ टाइम रोजाना निकालते हैं डेली, और सम टाइमर होते हैं जो कभी उनको जब टाइम मिलता है तब कहीं जाते हैं। वाह, गजब, जोरदार तालियां। समझ में आ गया? तो आपकी मैं गलतफहमी दूर कर दूं, हम में से पार्ट टाइमर कम है, सम टाइमर ज़्यादा है, और जो सम टाइमर है उनको लगता है कि हम पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइमर बनना है या सम टाइमर बनना है, पहले तो ये बताइए। अगर आपको कामयाब होना है तो इससे कामयाब नहीं हो सकते। आपको कामयाब होना है तो यहां आना पड़ेगा। कामयाब होना है यस। तो आज से आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मैं यहां कुछ नहीं बता रहा, मैं केवल ध्यान कर रहा हूं। घर जाएंगे, 1 घंटा अपने लिए निकालिए। दिन में हो सकता है तो दिन में निकालिए, लगता है कि दिन में घर में संभव नहीं है तो रात में निकालिए। एकांत में बैठे और सोचिए कि आज से हम कब ज्वाइन किया था, कितना समय हो गया, और मैं कहाँ पहुंचा हूं या पहुंची हूं। क्या मैं पार्ट टाइमर हूं या सम टाइमर हूं? एनालाइज कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आप सम टाइमर हैं। और सम टाइमर में भी 2 कैटेगरी होती है। एक होते हैं मन से कभी मन कर गया तो कर लेते हैं, और एक होते हैं कि आरबी श्री पहुंचेंगे, कुंडा खटखटाएंगे, जगाएंगे, फिर उन्हें लेके चलेंगे। कुछ ऐसे सम टाइमर होते हैं। तो आप किस कैटेगरी में हैं आपको चेक करना चाहिए। चेक करेंगे आज? चेक करेंगे? यस। और ठीक से पार्ट टाइमर बनेंगे। जब आपका तय हो जाए कि आप पार्ट टाइमर हैं तो अपना समय तय कीजिए। एक तो यहां आना है, फिर उसके बाद में समय तय करना है। आप किसी नौकरी में होंगे, किसी व्यवसाय में होंगे, कुछ बहनें होममेकर होंगी, कुछ वर्किंग होंगी। आपको कौन सा समय सूट करता है, आप किस समय में कंफर्ट हैं, सहज हैं, जब आप ये काम कर सकते हैं, ये कौन तय करेगा? देखिए, बहुत बार हमें ये लगता है, बहुत सारे ऐसे साथियों की शिकायत रहती है कि हम तो बहुत करना चाहते हैं, ये होता नहीं, हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी कोई मानता नहीं, हम तो पूरे होने लगा रहे हैं। बहुत बताते हैं लोगों को, वहाँ बताया, यहाँ बताया, सबको बताया, कोई नहीं मान रहा। हमारी गली खराब है, हमारा मोहल्ला खराब है, हमारी कॉलोनी खराब है,
अरे सर आपको मिल गए, हमारे यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। असली वजह ये नहीं, असली वजह यह है कि हम उन कामों को नहीं करते जो काम हमें करने चाहिए। अभी हमने क्या करना है, पहले तो अपने को पार्ट टाइमर बनाना है। पार्ट टाइमर का रेखा जी ने क्या बताया कि रोजाना जो काम किया जाए, आपके 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आपके कुछ काम मेन स्ट्रीम के होंगे, या कोई जॉब होगी, कोई आपका बिजनेस होगा, जो जीविका को चलाने का आपसे पहले का साधन है, वो मेन स्ट्रीम में आएगा, और उसके बाद में जो काम किया जाएगा उसको पार्ट टाइम बोलेंगे। तो 24 घंटे में से अपने मेन काम को करने के बाद कुछ समय निकाल के तय कर लें कि मैं इस समय में ये वाला पार्ट टाइम वाला काम करूंगा, आरसीएम करूंगा। तो वो समय कौन तय करेगा? इसके लिए किसी को बताने जाना है क्या? किसी को प्लान दिखाने जाना है क्या? ये तय करना है। 24 घंटे में से आप जो आपको उचित लगता है, आप 1 घंटा निकाल सकते हैं, आप 2 घंटा निकाल सकते हैं, आप 3 घंटे निकाल सकते हैं, आपकी कार्यशैली के अनुसार, आपके कार्य के रूप के अनुसार आपको जो उचित लगता है वो समय तय करें। किसे तय करना है समय? हमें तय करना है। फिर उस समय में क्या करना है? तीसरी बात क्या है? करणीय कार्य। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है? पहले 10 दिन 15 दिन अपने आप को तैयार करें। क्या करें? तैयार करें। कैसे तैयार करें? अभी कुछ ऐसा काम है कि कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर से मिलना रहता है, तो चूंकि मैं तो प्रोफेसर हूँ नहीं, मुझे लगता था कि प्रोफेसर जो है ये तो इनको सब याद रहता होगा। तो जब स्टूडेंट थे, जब तो प्रोफेसर से ऐसे बात कर नहीं सकते थे। अभी कुछ प्रोफेसर्स के साथ कुछ सोशल एक्टिविटीज में बहुत जगह मिलना होता। तो एक बार मैंने ऐसे ही फोन किया कि भाई साहब आज मिल सकते हैं क्या? बोले नहीं भाई साहब आज नहीं मिल सकते, कल मेरी क्लास है। तो मेरी क्लास है तो क्यों, क्या हो गया? बोले भाई साहब तैयारी भी तो करनी है। क्या बोला उन्होंने? किसने बोला ये बात? किसने बोला? प्रोफेसर ने। प्रोफेसर ने मास्टर डिग्री करने के बाद में 5-7 साल में पीएचडी भी करी है उन्होंने उस विषय की, उस विषय के विशेषज्ञ बने, और वो क्या बोल रहे थे? तैयारी करनी है। और हमें तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो सोचते हैं और उठा के चल दो, कर लेंगे आज से। कहने का मतलब यह है विषय की गंभीरता क्या है हमें इसे समझना है। अपने आप को पहले 10 दिन 15 दिन उसी समय में, जो समय आपने तय किया है उसी समय में अपने को तैयार करो। तैयारी क्या क्या हो सकती है? अपना टूल बैग है क्या? उस बैग के अंदर जो बेसिक टूल्स हैं वो हैं क्या? वो बैग तैयार करें। फिर मैं कौन सी कैटेगरी पे काम करना चाहता हूं या चाहती हूं? क्या मैं प्रोस्पेक्ट्स के पास जाना चाहता हूं? क्या मैं पुराने लोगों के पास जाना चाहता हूं? क्या मैं कोई होम मीटिंग लेने जाना चाहता हूं? क्या मैं किसी वीकली मीटिंग में जाना चाह रहा हूं? उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना। प्रोस्पेक्ट्स में जाना है तो मुझे अभियान का प्रचार, हमारा नए भारत के निर्माण का जो अभियान है उसकी जो प्रचार पुस्तिका है या प्रचार की वीडियो है उसे मैं कई बार सुनूं। पहले घर पे सुनूं, एक बार सुन के ऐसा लगता है मेरे को तो सारा पता है, नहीं, उसे ठीक से सुनो घर पे, उसकी पुस्तिका को पढ़ो, और जो संभव अध्ययन हो सकता है वो करो। तब आप जाएंगे और तैयारी के साथ जाएंगे तो परिणाम अपेक्षाकृत अधिक आएंगे। बैग के बाद अपनी ड्रेस कंप्लीट है क्या?
या ऐसे ही चले जाएंगे कॉमन मैन की तरह? अच्छा, कॉमन मैन की तरह जाएंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहां आपको बदलना पड़ेगा। अच्छा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में क्या आपको एक बहुत बड़ी इनकम हो सकती है क्या इस व्यवसाय से? नो। आपका कोई बैंक बैलेंस हो सकता है क्या? तो लोगों को कैसे पता चले कि आप कुछ काम कर रहे हो? कैसे पता चलेगा? यूनिफॉर्म से। यूनिफॉर्म से। जोरदार तालियां। आपके पहनावे में कुछ बदलाव आया क्या? या पहले जैसे घूमते रहते थे वैसे ही आज भी निकल पड़ते हो क्या? तो अपनी ड्रेस आप पूरे 23 घंटे 22 घंटे जो समय तय करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। आप कुछ भी करिए, कैसे भी रहिए, लेकिन जो आरसीएम का समय आपने तय किया है, घर में बैठ के वीडियो भी सुनना है तो उसी यूनिफॉर्म में, उसी ड्रेस में बैठ के सुनिए, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो फिर उसी में निकलेंगे। और अगर बाहर निकलना शुरू किया है तो आप उसी ड्रेस में निकलिए, जिससे पड़ोसी को पता चले कि यार ये 3 महीने पहले तक तो कुछ और था, आज इसको क्या हो गया है, डेली बन ठन के शाम को निकलता है, आखिर करता क्या है, वो पता चलना चाहिए कुछ। आप उस तय समय में निकलने चाहिए। बाहर क्या करके आ रहे हो, मैं भी ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि आपका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो अपनी ड्रेस ओके रखिए और अपने काम में जब आप काम करेंगे तो अनुशासन रखिए। हम जहां जा रहे हैं सीधे वहां पहुंच जाएं, समय से पहुंच जाएं, समय से फ्री कर दें। डिपेंड करता है कि किसी सीनियर साथी के, कुछ सीनियर साथियों के पास बैठे जा रहे हो वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब हम नए प्रोस्पेक्ट्स के पास जाते हैं तो कई चीजों का ध्यान रखना होता है। ये तैयारी कर सकते हैं क्या? अरे कामयाब होना है कि नहीं? यस। तो यस और नो बोलते हैं, गर्दन हिलाने से तो पता ही नहीं चलेगा। कामयाब होना चाहते हैं? यस। तो ये जो मैंने 2-3 छोटे छोटे काम बताए हैं ये हो सकते हैं क्या? यस। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई समस्या लग रही है कि ये वाला हमसे नहीं हो पाएगा? नो सर। बताइए, किसी को भी लग रहा हो? नो। कई लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये आपसे बोले कि हमारी कोई नहीं सुन रहा, हमें ऐसे बताना नहीं आ रहा, जैसे आप बढ़िया बता देते हो, आप चलो हमारे साथ। लेकिन वो काम तो बहुत बात का है, जो जोड़ने वाला काम है ना जी, वो मात्र 10% है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये कितना है? 90%। ये 90%। पर होता क्या है कि हम 90% करते नहीं हैं, 10% को करते रहते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं आता। आप ये करना शुरू कीजिए, अपने आप का पार्ट टाइम बनाइए, अपना डेली का समय तय कीजिए, उस तय समय में पहले 10 से 15 दिन अपने को तैयार कीजिए, उसके बाद में उसी समय में बाहर निकलना शुरू कीजिए। और जिनको ये लग रहा है कहाँ निकले, तो घर से निकल के लेफ्ट हो जाओ और 1.5-2 घंटे बाद घूम के राइट से आ जाओ, पीयूसी पे ही बैठ के आ जाओ। 1 महीने बाद बिजनेस चलने लग जाएगा। जिसको मेरी बात पे शक लग रहा हो, कोई शंका हो, अलग से मिले और शंका लगती है ना, कैसे हो जाएगा, लेफ्ट से जाओ, उधर से फिर राइट से आ जाओ, कैसे हो जाएगा? करके तो देखो, करके देखने में कुछ जाता है क्या? करने के लिए ही तो आए हैं। और काम कौन सा बताया जा रहा है? जो आप कर सकते हैं। भाई इसे करने में कोई समस्या क्या करेगी? कोई समस्या, लेकिन यही नहीं करनी। प्लान दिखाएंगे, बताएंगे जाकर, हम कहेंगे आप कुछ मत करो, टाइम से घर से निकलो और टाइम से घर पे जाओ, जो समय आपने तय किया। अभी कबीर भाई हैं हमारे बीच, सुबह टाइम से निकल जाते हैं,
कहीं कुछ नहीं मिलता तो किसी के जाके ऑफिस में बैठ जाएंगे, फिर उसे चले जाएंगे, पर घर से निकल जाए। सही बोल रहा हूँ? यस सर। तो ये कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? यस। ऐसे ही आप लोग भी कामयाब हो सकते हैं। ये इतने छोटे काम हैं जिनको हम वास्तव में करते नहीं। आप कर सकते हैं क्या? यस। आप शुरू कर सकते हैं क्या? यस। अपना समय तय कर सकते हैं क्या? यस। एक बार जोरदार तालियां। जब आप ये समय निकालना शुरू कर देंगे तो फिर आपको क्या डिफरेंस लग जाएगा, 5 मिनट में वो बात करेंगे। देखिए अभी हम सब लोग 8 घंटे से लेके और लगभग 14-15 घंटे तक अपने अपने कामों में काम करते हैं। मैं राइट और रॉन्ग? और जो हम काम करते हैं उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये काम है और ये पैसा है, ये इसमें बीच में लाइन है। आप काम पे जाते हैं, वो नौकरी हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, कुछ भी काम हो सकता है। इतना काम करते हैं तो इतना पैसा मिल जाता है, यानी जितना काम किया उतना पैसा। डेली के हिसाब से किया तो डेली के हिसाब से, महीने के हिसाब से किया तो महीने के हिसाब से। यस। और काम कम करते हैं तो फिर पैसा पूरा मिल जाता है, कम मिल जाता है। और काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं मिलता। अच्छा, सबको पता है, मुझे लगा कि मुझे बताना पड़ेगा। ये सबको पता है। अच्छा, 2-3 महीने काम नहीं करेंगे तो भी नहीं मिलेगा? नहीं। अच्छा, इस बीच में पैसे की आवश्यकता रहेगी या नहीं रहेगी? फिर क्या जीवन में ऐसा घटना घटित नहीं होती जब हम काम नहीं कर पाते? होती है नहीं होती? होती है। तो कभी दिमाग में ये आता है कि ऐसे समय में क्या करें? ये फिर काम करते हैं तो फिर पैसा मिल जाता है, और फिर काम नहीं करते तो काम पैसा नहीं मिलता, और एक स्टेज पे आके हम काम करने लायक नहीं रहते और पैसा मिलता नहीं है। अच्छा, उस समय पैसे की जरूरत होती है या नहीं होती? होती है। अच्छा, नॉर्मल लाइफ में कितनी होती है? ज्यादा होती है? क्या ज्यादा होती है? क्यों बुढ़ापे में ज्यादा क्यों होती है? क्या कारण है? कई कारण। जवानी में गन्ना जूस लो, बुढ़ापे में जूस चाहिए। सेब भी नहीं खाया जाएगा ये जैसी। खर्चा बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। बीमारी आने लग जाती है। और जवानी में थोड़ी गर्मी भी सहन कर लोगे, थोड़ी सर्दी भी सहन कर लोगे, और बुढ़ापे में एसी चाहिए और सर्दी में हीटर चाहिए। बिल बढ़ गया कि घट गया? और पैसा आना हो गया बंद। देखो, अच्छा, ये कितनों को पता है कि उस एज में पैसा आना बंद हो जाता है? हाथ खड़े नहीं हो, सबको पता है। अच्छा, पता है, ये तो पता है इसलिए यहाँ बैठे, इसलिए अपने लिए एक बार जोर आता है। विडंबना ये है कि यहाँ बैठ के भी अनजान बने हुए हैं। आ तो गए हैं इस डर से, ये जो डर है कि बाद में पैसा चाहिए, आ तो गए हैं पर अभी चल नहीं रहे, क्योंकि 2 रोटी चैन की मिल रही है, तनख्वाह टाइम से आ जाती है, सब्जी बाजार से आ जाती है, घर पे खाना बना मिलता है, खाते हैं और सो जाते हैं। कौन जाए, किसकी ना सुने? ऐसे सोचते हैं जैसे पता नहीं हमें क्या देंगे, कुछ दे रखा है क्या है, ना सुन के आए घर पे, इसलिए जाते ही नहीं। अपने आप को समझते क्या? अरे को वैसे ही समझ रखा है क्या? ऐसा होता नहीं होता? यस। मेरे साथ तो होता। और मैं आज शुक्रगुजार हूँ उस परमपिता परमात्मा का कि जहाँ 100 लोग रोज आके नमस्ते मुझे करते हो, और मुझे ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था समझ आ गई
कि आज जाके मुझे किसी के घर में नमस्ते करने में शर्म नहीं आती। मैं उसलिए परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। तो ये जो व्यवस्था है ना हमारी, इसको बोलते हैं, जो व्यक्ति होता है इसको बोलते हैं यहाँ पे गोलू का बैल। बैल चलेगा तो तेल निकलेगा और बैल चलना बंद तो तेल निकलना बंद। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, अच्छे से बिठा। अब ये व्यवस्था है, इसको बोलते हैं हम एक्टिव इनकम। क्या बोलते हैं जी? एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम। और एक्टिव इनकम का मतलब ये है, आप एक्टिव तो इनकम आएगी। लेकिन जीवन में बहुत बार ऐसा लगता है कि हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं, लेकिन पैसा चाहिए, तो क्या करें? जिसके लिए आप यहाँ बैठे। तो ये व्यवस्था क्या है? इस व्यवस्था का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। सूख जाता है, हवा चल रही है, सही है। हाँ, हवा चल रही है, मैंने इसको बंद नहीं, सूख जाता है। मैं भी सीख रहा हूँ। इसका ग्राफ कुछ ऐसे है, इधर काम होता है इसमें और इसमें इधर पैसा। ये व्यवस्था जो है, ये कुछ व्यवस्थाएं हैं, इनमें क्या होता है कि शुरू में 3 से 5 वर्ष का ऐसे ग्राफ चलता है कि यहाँ काम होता है, ये काम का ग्राफ है और पैसा इसमें दिखता नहीं है ना। थोड़ा थोड़ा देखेंगे 3 से 5 वर्ष बाद, फिर ये 5 से 7 वर्ष का जो ग्राफ होता है अब ये कुछ ऐसे चलता है। अब आप देख रहे होंगे कि काम की लाइन छोटी हो रही है और पैसे वाली जो लाइन है ये बढ़ रही है सर। और अगले 7 से 10 वर्ष का जो ग्राफ होता है सर, इसका कुछ ऐसे होता है। अभी देखेंगे तो थोड़ा बराबर से काम की लाइन छोटी हो गई है और पैसे की लाइन बड़ी। 10 से 15 साल बाद आप देखेंगे तो काम की लाइन ढूंढने से ढूंढनी पड़ेगी और पैसे की लाइन है कि वो पूरी वही दिख रही है। इस व्यवस्था का नाम है पैसिव इनकम का साधन। ये व्यवस्था है। जानना चाहते हैं क्या ऐसी व्यवस्थाओं के विषय में? इस धरती पे ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं जो इस पैटर्न पे काम करती हैं। अभी ये जो व्यवस्था है, इसमें अगर आपके पास 10-20 एकड़ जमीन है तो आप बाग लगाइए और बाग में 3 से 5 वर्ष का समय उसको सींचने में लगता है। उस समय में वो कुछ भी देता नहीं, उसको मेहनत ज़्यादा लगती है, गुड़ाई भी करनी पड़ती है, भेड़ बकरी से भी बचाना पड़ता है, धूप और गर्मी से भी बचाना पड़ता है, सर्दी से भी बचाना पड़ता है। लेकिन जब 5 वर्ष का वो बाग हो जाता है और उस पर फल आना शुरू हो जाता है, उसके 1-2 वर्ष बाद क्या उसमें पानी डालना पड़ता है? क्या उसको बकरी तो छोड़ दो, भैंस और गाय से भी बचाना पड़ता है क्या? नहीं ना। किसी सर्दी से गर्मी से बचाने की जरूरत है क्या? वो पेड़ उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अगर आप पानी भी ना दो तो वो जमीन से पानी खींच ले, और वो बाग जब फल देना शुरू करता है तो घर में खर्चा नहीं चलता, घर के पूरे लोग आनंद करते हैं। वो बाग की व्यवस्था। इसके अलावा जब ये बढ़ती व्यवस्था है, इंडस्ट्री जानते हैं क्या आप लोग? जो बड़ी इंडस्ट्री होती है उसमें पहले प्लॉटिंग होती है। कितने लोग जानते हैं पहले प्लॉटिंग होती है? बहुत शानदार। बड़े बड़े 1000 गज के 2000 गज के प्लॉट काटे जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उस समय पे जो विजनरी लोग होते हैं वहां पे प्लॉट खरीद लेते हैं। अब 2-1 साल वहां पे गवर्नमेंट रोड बनाएगी, सीवर्स डालेगी, उसको प्लॉट्स के रूप में लेके आएगी, सड़कें बनाएगी, ये काम करेगी। फिर वो नोटिस देंगे कि भैया अपनी अपनी इंडस्ट्री को आप बनाना शुरू कीजिए। तो वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो 3 साल बाद अपनी बाउंड्री बनवाना शुरू करते हैं, जिसको बनवाने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। उसको फ्रेम करवाते हैं, बाउंड्री बनवाते हैं, तार कशी करवाते हैं, फिर क्या प्रोजेक्ट लगाना है उसकी मशीनरी की जानकारी लेते हैं। 2-3 साल इसमें लगे। 5 साल निकल गए, अभी घर से लग रहा है, अभी कुछ मिल नहीं रहा। अब वो प्रोजेक्ट के लिए जो मशीनरी है उसकी तलाश शुरू करते हैं और उसको
इंपोर्ट करते हैं या खरीदते हैं और इंस्टॉल करवाते हैं। 1 साल लगभग इसमें लग जाता है और अब उनका स्टार्ट होता है प्रोडक्शन। 7 में से ये वाला जो पीरियड है 7 से 10 साल बाद इसमें वो प्रोडक्शन शुरू करते हैं और 2 से 3 साल में जब 10 साल होने जाते हैं तो वो इंडस्ट्री रनिंग में आ जाती है और अब उसके मालिक को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। वो अगर 1 महीना भी कंपनी में नहीं जाए तो कंपनी का काम बंद नहीं होता। और ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक बनते हैं महिंद्रा, टाटा, अंबानी। इस तरह के जो लोग हैं उन्होंने इसी पैटर्न पे काम किया है। आज वो अगर सालों साल ऑफिस में नहीं जाए तो कंपनियां चलती रहेंगी, क्योंकि वो सिस्टम ओरिएंटेड हो जाती हैं। वो ऑटोमोड पे कंपनियां काम करना शुरू कर देती हैं। ये वो सिस्टम है जो पैसिव इनकम के जनक है। अभी टाटा जी का जिक्र किया था, अभी आपने किया था सर। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? आज वर्ल्ड में ऐसा कोई देश नहीं है जहां टाटा का सामान नहीं जाता। और ऐसी चीजें हैं जो बेसिक हैं, जिनके बगैर गुजारा नहीं है। नमक से लेके और डिफेंस में बहुत बड़ा योगदान टाटा है, लेकिन आज वो सिस्टम ओरिएंटेड है। वो उतनी बड़ी हस्ती नहीं है, तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में सारा सिस्टम, मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं और जूनियर मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जितना भी है